अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। तहरीक इंसाफ हुकूमत को सियासी और गवर्नेंस के चैलेंजेस के साथ साथ आए रोज मुख्तलिफ करप्शन के स्कैंडल्स का भी सामना करना पड़ता है। आटा, पेट्रोल और चीनी के स्कैंडल के बाद अब हुकूमत को रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना करप्शन के एक बड़े स्कैंडल का सामना है और इस मरतबा भी स्कैंडल में काबीना में वज़ीर आज़म के साथ बैठे हुए अफराद के नाम आ रहे हैं। गुज़श्ता स्कैंडल्स की तरह इस मरतबा भी इमरान खान ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा स्कैंडल की मुकम्मल तहकीकात के अहकाम तो जारी कर दिए हैं। जिन अफराद के लेकिन नाम आ रहे हैं उनमें वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान और वजीर आजम के मुआवन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी शामिल हैं। दोनों ने ये इल्जामात जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले जुल्फी बुखारी जो जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए उन्होंने अपना नाम क्लियर ना होने तक ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि जब इंक्वायरी में जो है वो इन दोनों का नाम शामिल ही नहीं है तो फिर क्यों ये लोग अपनी सफाइयां दे रहे हैं? क्या ऐसा वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर किया जा रहा है? चेयरमैन नैब ने आज भी रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना करप्शन का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है और इसके अलावा जो ये प्रोजेक्ट है इससे मुतालिक हुकूमती इंक्वायरी में भी इल्जाम ये आयद किया गया था कि रावलपिंडी में रिंग रोड मंसूबे के नक्शे में तब्दीली के जरिए कुछ हाउसिंग सोसाइटियों को फायदा पहुंचाया गया। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और मुअत्तल होने वाले लैंड एक्विजिशन कमिश्नर वसीम ताबिश ने सड़क के लिए जमीन के हुसूल की गर्ज से गलत तरीकेकार से 2 अरब रुपए और 30 करोड़ का मुआवजा अदा किया और जमीन हासिल करते हुए संजानी के मारूफ खानदान को फायदा पहुंचाया। रिंग रोड स्कैंडल इंक्वायरी में यह बात भी सामने आई कि असल नक्शे को तब्दील करके मजीद नए रास्ते शामिल कर दिए गए हैं जिसका मकसद 62 शख्सियात की जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ था। रावलपिंडी रिंग रोड 36 किलोमीटर पर मुहित था। यह मंसूबा 2017 में मुस्लिम लीग नून के दौर में बनाया गया, लेकिन इस पर अमल दरामद मौजूदा दौरे हुकूमत में हुआ और यह मंसूबा 36 किलोमीटर से बढ़ाकर 65 किलोमीटर कर दिया गया। नक्शा तब्दील करने से मंसूबे की लागत में मजीद 25 अरब रुपए इजाफा देखने में आया और बताया यह गया कि ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है कि 6-7 सोसाइटीज को जो है वो फायदा दिया जाए। अब जुल्फी बुखारी ने तो नाम ना क्लियर होने तक इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस स्कैंडल में वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का नाम भी लिया जा रहा है। लेकिन उनका दावा यह है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में तो उनका नाम ही शामिल नहीं है, जो कि दुरुस्त है, लेकिन सरवर खान के बकौल उनका नाम किसी के कहने पर फीड हुआ। बड़ी अहम बात आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उनका इशारा किस जानिब है? अगर वज़ीर आज़म के कुछ लोगों की जानिब से ऐसा किया गया तो ये यकीनन मामला गड़बड़ है। इसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। खुद वफाकी वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट में आपका नाम शामिल नहीं है, जुल्फी बुखारी का नाम शामिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जुल्फी ने तो इस्तीफा भी दे दिया है। जब आपका नाम ही नहीं है स्कैंडल में तो फिर सफाइयों की जरूरत क्यों पेश आ रही है आपको? क्या आप पर वज़ीर आज़म इमरान खान का दबाव है ऐसा करने के लिए? प्राइम मिनिस्टर तो मना कर रहे हैं। मुझे भी उनका मैसेज आया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करें, लेकिन हम कोई इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पे नहीं कर रहे। हम तो फैक्ट्स को सामने रख के कर रहे हैं और जो मीडिया ने एक हाइप क्रिएट की है और एक कैरेक्टर एसेसिनेशन हम लोगों की है, जिस तरह वो इमरान खान है, उन्होंने यूट्यूब चैनल पे 2-3 प्रोग्राम किए हैं और मेरे हवाले से ये भी कहा कि पहले भी इसका स्कैंडल था जिस वजह से पेट्रोलियम से हटाया गया। तो इस तरह की फजूल किस्म की बातें हमसे मंसूब जब की जाएं तो तरन वाला तो हम सियासतदान है कि जिसका जो जी में आए मुंह उठा के बगैर तस्दीक किए हुए इल्ज़ाम लगा दे और फिर पब्लिक में, तो हम लोगों ने तो पब्लिक में रहना होता है, पब्लिक में जाना होता है, तो फिर उसका अगर जवाब ना दें कि एक बंदा हम पे इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम। ये प्रोग्राम अब इमरान ने किया है, ये रऊफ़ क्लासरा और आमिर मतीन ने किया है, ये प्रोग्राम नदीम मलिक के प्रोग्राम में हुआ है, ये प्रोग्राम इस तरह। फिर वो एक चीकू सा है उनका, उन्होंने PMLN का उसने किया है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसके लिए फिर मेरे लिए ज़रूरी था इन सब का मुंह बंद करना। और सिर्फ मैं बातों से मुंह नहीं बंद करूंगा, मैं तो उधर अनाउंस किया है कि 2 लोगों के खिलाफ तो मैं कंटेम्प्ट में जाऊंगा, इत्तर के अज़द का दावा करूंगा। खान साहब देखें, आप ये कह रहे हैं कि आपका नाम फीड करवाया गया, तो ये किसने किसको फीड किया? अगर इंक्वायरी में आपका नाम नहीं तो फिर इसका मतलब हुकूमत के अंदर ही कोई है जो आपके खिलाफ हाथ मार रहा है और ये सारे जो है आपके बकौल मीडिया को फीड कर रहा है। कौन है ये?
देखें जी, यकीनन आस्तीन के सांप हर जगह मौजूद होते हैं, हर मुआशरे में, हर अदारे में मौजूद होते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में भी यकीनन इस तरह के कुछ लोग हो सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन गलत चीज़ें फीड करने वाले। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान नेशनल इम्पोर्टेंस का एक प्रोजेक्ट था और बहुत पहले इसे बन जाना चाहिए था। और इस प्रोजेक्ट से कमो बेश आदिल, जो मैं समझ सकता हूँ, गो मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, कि 1000 बिलियन रुपीस की इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी थी। पिंडी और इस्लामाबाद एक अजाब से बच जाने थे। और ये प्रोजेक्ट जो 35 सालों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट नहीं कर सकी, ये प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते और 2023 तक मुकम्मल करते तो बल्ले भाई बल्ले हमारी हो जानी चाहिए थी। और ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट होता, जिस तरह के रावल डैम बनना, जिस तरह मंगला डैम बनना, जिस तरह तरबेला डैम बनना, तो इस तरह का ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होता। असल तो पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई, असल तो हमारी गवर्नमेंट के साथ ज्यादती की गई और इस प्रोजेक्ट को कंट्रोवर्शियल बनाया गया। नहीं खान साहब, देखें, एक सड़क जो है, प्रोजेक्ट जो है वो 35 किलोमीटर से जाकर 70 तक पहुंच जाए, 25-26 अरब उस पर ज्यादा लगे, सोसाइटीज को फायदा मिले वहां पे जो बनी हुई है, तो इंक्वायरियां तो होंगी ना। देखिए, और अवाम का पैसा है तो प्रोजेक्ट भी रुकेगा। आपको तो जुल्फी बुखारी की तरह जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करना चाहिए कि अगर आपका नाम आ जाए उसमें तो आपको सजा मिले, अदरवाइज आप क्लियर हो जाए। मैं तो इतना ओपनली मैंने कहा कि FIA से करें, एंटी करप्शन से करें, ISI से करवाएं, IB से करवाएं, NAB से करवाएं, जुडिशल करवाएं, जिस किस्म की, लेकिन प्रोजेक्ट ज़रूर बनना चाहिए। प्रोजेक्ट स्टार्ट भी होना चाहिए, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन भी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट इस पे रुकना नहीं चाहिए। मेरा तो मेन कंसर्न ये है, लूप तब्दील कर दें, लाइनमेंट तब्दील कर दें, जो भी करना है उस पर इमीडिएटली डिसीजन करें, जो जिम्मेदार है इमीडिएटली उन्हें टांकें। लेकिन प्रोजेक्ट सफर कौन होगा? पाकिस्तान होगा। सफर कौन होंगे? अवाम उन्नास होंगे। देखिए, जुल्फी बुखारी ये कह रहे हैं कि इमरान खान ये कहते हैं कि अगर आप पर इल्जाम है, आप उनकी काबीना में हैं, तो आप पब्लिक ऑफिस से मुस्ताफी हों और क्लियर होकर वापस आए। क्या यही आपको भी नहीं करना चाहिए और कहना चाहिए कि आप मुस्ताफी हो जाएं जब तक नाम ना क्लियर हो जाए, अगर इमरान खान ये ऐसा समझते हैं? देखिए, मैं किसी के देखा देखी किसी के पाँव पे पाँव रख के चलने वाला आदमी नहीं हूँ कि फलां ने ये फैसला कर दिया है तो मैं भी वही फैसला करूँ। देखिए, मैंने अपने आप को पेश कर दिया है, मैंने जिन लोगों की ये स्टेटमेंट्स हैं उन्हें चैलेंज कर दिया है, मैंने ये यहाँ तक कह दिया है कि जो हमारे अपनी गवर्नमेंट की बनाई हुई इंक्वायरी कमेटी है कि वो क्रेडिबल नहीं रही है और उसकी जो रिपोर्ट है वो क्रेडिबल रिपोर्ट नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें, और मैं कल कैबिनेट में मिलके कैबिनेट को भी ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा, प्राइम मिनिस्टर को भी ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। तो रह गई वजारत की मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है, अहमियत इज़्ज़त की है। अगर मैंने महसूस किया कोई ऐसी बात तो मैं तो सिर्फ ये कंडीशन नहीं कि अच्छा, आपने खान साहब, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब आप सफाई ना दें या आप इस्तीफा दें, आपको खान साहब ने नहीं कहा, यानी वज़ीर आज़म इस रिपोर्ट से मुतमईन है जो आई है जिसमें आपका नाम नहीं है और आपको क्लीन चिट उन्होंने दे दिया है। अगर ऐसा है तो फिर आप क्यों सफाइयाँ दे रहे हैं? मैं बड़ा क्लियरली आदिल भाई आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने ईद से पहले प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की, 5-7 मिनट की मीटिंग थी, 1 पॉइंट इशू पे मीटिंग थी। उन्होंने कहा यार आपका क्या इशू है? आपका तो कोई इशू नहीं है, ये इशू तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कमिश्नर का था, RDA का था, जो कि सरकारी एहलकार हैं जो मुतल्लिका है। मैंने कहा जी मीडिया को जो फीड किया गया, हमारा इशू ये है कि लोगों की नज़र में हम बदनाम हैं। तो ये जो मीडिया ने ओवरडोइंग की है ना, मीडिया ने, देखे ना, मीडिया को ये देखना चाहिए था कि इंक्वायरी कमेटी क्या है, उसके TORs क्या है, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट क्या है। अगर रिपोर्ट में भी कंट्रोवर्सी है, DC अपनी दे रहा है, एडिशनल कमिश्नर अपनी दे रहा है, कमिश्नर अपनी दे रहा है, कहीं किसी एक की रिपोर्ट में किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं है तो ये तो मीडिया ने ओवरडोइंग की है। और मैं इसी हवाले से मीडिया कि एक एंकर पर्सन को के खिलाफ जा रहा हूँ इतर इज़्ज़त के दावे में, और दूसरा PMLN का एक चीकू जो बोलता रहता है, जिसने कहा इसके भाई की ज़मीनें हैं, इसकी ज़मीनें हैं,
बगैर देखे, बगैर सुने, बगैर तस्दीक किए हुए मीडिया पे आके बोल देना, किसी पे इल्जामात लगा देना। तो मैंने उन्हें चैलेंज किया है, मैंने उन्हें कहा कि खान साहब देखिए, मीडिया आई एग्री कि यकीनन जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन आपके पास मुतल्लिका फोरम है और आप जा भी सकते हैं। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि मीडिया को मतलब अगर गलत फीड किया, तो जिन लोगों ने फीड करवाया अंदाजा तो यही है कि वो आपके अपने कैंप के लोग हैं, उनके खिलाफ क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं आप? बिल्कुल मेरे आदिल मेरे एजेंडे में है कि हमने आस्तीन के सांप ढूंढने हैं और यकीनन हर जगह मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं। अगर ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, अगर ये प्रोजेक्ट में कोई कंट्रोवर्सी आ रही है, इस प्रोजेक्ट की वजह से अगर हमारी पार्टी या हमारी हुकूमत के कुछ लोगों के खिलाफ उनके नाम इस्तेमाल हो रहे हैं, वो बदनाम हो रहे हैं, तो ये लूज़र कौन है? गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि सारी चीज़ के पीछे कौन है, किसने को कान में बात की, गलत फीडिंग की, ये भी हमने देखना है। अभी तो हमने ढूंढना है, उस तक पहुंचना है। ठीक। गुलाम सरवर खान, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वो मुतालबा ये कर रहे हैं कि हुकूमत को ये भी देखना होगा कि ये कौन उनके नाम फ्लोट कर रहा है, इस पूरे स्कैंडल के पीछे है कौन, बड़ा अहम वो मुतालबा कर रहे हैं। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों को फीड किया गया, क्योंकि अगर इंक्वायरी रिपोर्ट में ना जुल्फी बुखारी का नाम है, ना सरवर खान साहब का नाम है, तो ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से? अब तो चले जुल्फी बुखारी मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा भी कर रहे हैं, लेकिन अहम पॉइंट ये है कि हुकूमत के अंदर ही लोग अपने लोगों के खिलाफ किस तरह से ये ब्रीफ सब कुछ कर रहे हैं। तो इस पर इमरान खान साहब को थोड़ा सा मजीद सोचना होगा। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाल दिया गया है और नून लीग में एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ के बाहर आने के बाद मफामत और टकराव का जो बयानिया था वो टकरते नजर आ रहा है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, शायद खाकान अब्बासी हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत ने ईद की छुट्टियों के बाद जो पहला काम सबसे पहले किया वो ओपोजिशन लीडर का नाम ECL में डालने के साथ साथ शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अब विफाक ने वजारत दाखिला के जरिए दायर अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुतालिका हुकाम से जवाब मांगा, ना कोई रिपोर्ट, बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने का यह फैसला नहीं दिया जा सकता, क्योंकि शहबाज शरीफ के वापस आने की कोई गारंटी नहीं। ट्रायल पर है, 7 अरब के एहसासों का केस है और उनके भाई नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। उनके खानदान के 5 अफराद पहले ही मफरूर और 14 मुल्जमों में से 4 मुल्जम अप्रूवर बन चुके हैं। अगर उनको इजाजत देते तो वो एविडेंस को टेम्पल कर सकते हैं। नवाज शरीफ वापस नहीं आया तो शहबाज शरीफ ने कहां से आना था? कॉमन सेंस। नवाज शरीफ भी वापस नहीं आया तो शहबाज शरीफ कैसे आएगा? ये शेख रशीद साहब कह रहे हैं, कॉमन सेंस है। अब दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने भी बैरून मुल्क जाने की इजाजत ना देने पर हुकूमत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि रियासती इदारों को सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन इसी फैसले के साथ ही 2019 के ही लाहौर हाई कोर्ट के ही जो शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का फैसला था उसकी बाज़गश्त भी शुरू हो गई है और उसको थोड़ा बहुत आज मैंने भी पढ़ा। उस फैसले में यह तहरीर किया गया कि किसी शख्स के खिलाफ जारी इंक्वायरी इस बात की हरगिज दलील नहीं कि उस शख्स का नाम ECL पर रखा जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में गुज़श्ता कुछ अदालती फैसलों का हवाला देते हुए तहरीर किया है कि दर्ज बाला नुक्ते नज़र इस अदालत में समेत जो है वो दीगर सूबों की अदालतों का भी है। इस अदालती फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी का प्रोसेस चल रहा है। ये उस वक्त की बात है। अदालत के इस्तिफसार पर नायब ये बताने में नाकाम रही कि इंक्वायरी मुकम्मल होने में कितना टाइम लगेगा और ऐसी सूरत हाल में सिर्फ इंक्वायरी की बुनियाद पर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए सबूत और वजूहात नाकाफी हैं। अब अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ दायर मुकदमात की नाज़रीन बात करें तो नायब अब तक शरीफ के खिलाफ 3 मुकदमात, आशियाना हाउसिंग स्कीम, चौधरी शुगर मिल्स और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है वो बना चुका है, जिनमें से 2 मुकदमात में वो जमानत पर हैं और एक में वो रिहा हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या मुअज़्ज़ज़ अदालत 2019 में उठाए गए सवालात एक दफ़ा फिर उठा सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद शहबाज शरीफ साहब जो है उनका नाम एक दफ़ा फिर ECL से हटा दिया जाएगा। अब रिहाई के बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं
वो सियासी तौर पर मुतारिक हो चुके हैं। पहले उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों और हाई कमिश्नर से मुलाकातें की, यहाँ पे सियासी राब्ते भी उन्होंने तेज़ कर दिए हैं। उनकी सियासी मूवमेंट ने हुकूमती हलकों में तो हलचल मचाई थी, जिसका वाज़ेह इशारा हुकूमत की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई की सूरत में उन्हें बैरून मुल्क ना जाने देने की कोशिशों की सूरत में नजर आया। लेकिन साथ ही शहबाज शरीफ की सियासी हलचल को मुक्तदर हलकों की तरफ से रजामंदी हासिल होने की बातें भी। आज वजीर दाखिला शेख रशीद से इस हवाले से सवाल हुआ, जो खुद मुक्तदर हलकों के करीब समझे जाते हैं, तो उन्होंने इस तासुर को बिल्कुल रद्द किया। देखिए, जिन लोगों का आप कह रहे हैं कि उनसे तल्लुकात अच्छे हैं, उनके सबसे तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ये जरूरत है इस वतन की। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इससे इमरान खान के कोई फैसलों में या उसकी डिसीजन मेकिंग में कोई फर्क पड़ रहा है। क्या पिड्डी का शोरबा आप समझते हैं वो भूल गए जो नाम ले लेकर इन्होंने गुजरांवाला में और दूसरे पंजाब के शहरों में खिताब किया, फिर कहते हैं कि हमारा बयानिया खत्म हो गया है। जहां हुकूमत इस सूरत हाल में परेशान है, वहीं दूसरी जानिब नून लीग के अंदर भी शहबाज शरीफ के मफामती सियासी मिजाज से नून लीग की क़यादत में कन्फ्यूजन दिख रही है। शहबाज शरीफ बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई मोल लेने से हमेशा गुरेजा रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज कल जुलूस के हमरा अपने सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ के घर पहुंची। आईन की सरबुलंदी की बात करना, इदारों की सरबुलंदी की बात करना, कानून की पासदारी करना, अगर गद्दारी है तो हाँ, ये गद्दारी हम बार बार करेंगे। अवाम के फैसलों को अवाम पर छोड़ दो और अवाम को और उनके लीडरान के दरमियान में से हट जाओ। इमरान खान जाने और पाकिस्तान की अवाम जाने। नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी हूँ, बल्कि मैं आज हर उस शख्स के साथ खड़ी हूँ जो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा है। जो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा है, मैं उसके साथ खड़े हूं। दरमियान में से हट जाएं, पाकिस्तानी अवाम जाने और इमरान खान जाने। अब बयानिया किसका आगे बढ़ेगा? नून लीग के सीनियर नायब सदर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। अब्बासी साहब, पहले तो शहबाज शरीफ साहब जा रहे थे, एक ही दम उन्हें रोका गया, फिर ECL पे नाम डाला गया और बताया ये जा रहा है कि जी जिन लोगों से उनकी बात सारी हुई थी, उनको चीज़ों को सबूताश करने के लिए अब इमरान खान साहब मैदान में आ गए हैं और ये सारी पाबंदियां लग रही हैं। किससे बात हुई थी और इमरान खान साहब क्या रोक रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब मुल्क के लीडर दी अपोजिशन है कौमी असम्बली के। आज फ़लस्तीन पे बात किसने की? शहबाज शरीफ साहब ने। रेजोल्यूशन किसका था? शहबाज शरीफ साहब का। अदालत ने इजाज़त दी, ज़मानत दी, अदालत ने इजाज़त दी बाहर जाने की। शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, पिछले साल वापस आए। मई में इसलिए वापस आ गए कि ये ना हो कि कोविड में कोई बैन लग जाए, तो इजाज़त दी है, आईनी हक है। अगर आप लीडर दी अपोजिशन को ट्रस्ट नहीं कर सकते तो किसको ट्रस्ट करेंगे? आप क्या पैगाम दे रहे हैं? अदालत ने इजाज़त दी हुई है कि एक गैर कानूनी ब्लैक लिस्ट जिसका कोई आईनी या कानूनी हैसियत नहीं है, उस पर आपने रखा हुआ था कि मुल्क से बाहर ना जा सकें। उन्होंने इजाज़त दी, आपने ECL पर डाल दिया काबीना की मंजूरी से। यानी पूरी काबीना इस काम में मुलव्वस है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को काबीना सबवर्ट कर रही है। ये मेलाफाइडी। लेकिन सर इसमें आप देखिए ना कि जो उन्होंने रीजंस दिए हैं उनमें तो 2-3 रेफरेंसेस है, कुछ इंक्वायरियां है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, कानूनी नुक्ते नज़र से उसको अगर देखें। लेकिन जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी ये कॉमन सेंस है कि अगर वो नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं ला सके, वो उनके गारंटर हैं, ये खुद कैसे वापस आएंगे? ये कॉमन सेंस नहीं है। वो कह रहे हैं कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस पे कानून नहीं चलता। कानून में कॉमन सेंस होती है, लेकिन कानून चलता है अदालती फैसले के ऊपर। अदालती, आपने शहबाज शरीफ साहब की जो जमानत हुई वो फैसला पड़ा है, उसको भी एक तरफ रख दें। ये तमाम बातें जी फलाना केस, ये जो अभी तफसीली फैसला है, जी जी जी, केस की दजियां वहां खत्म बिखर गई। अब अदालत ने फैसला किया है, कॉमन सेंस की बुनियाद पर किया है, हकायक की बुनियाद पर किया है, जिस पर भी किया है। लाहौर की हाई कोर्ट का फैसला है, क्या मुल्क की काबीना उसको सबवर्ट करने का हक रखती है? उसको, उसकी जो इंटेंट है उसको तोड़ने का हक रखती है? क्या वज़रा ये इनको हक है कि ये बातें कर सकें? वो तो देखिए अब्बासी साहब, अब तो मामला अदालत में है, अदालत में ये फैसले हो जाएंगे। लेकिन सवाल असल में ये है कि क्या वाकई आपकी सुलह हो चुकी है एस्टेब्लिशमेंट से? हमारी जंग कब थी किसी से?
वो जंग नहीं थी आपकी? कोई जंग नहीं है, बयानिए की जंग। हमने कभी किसी के बारे में कोई बात की है? वो जलसों में जो नाम लिए गए तो नाम लिए हैं जो इलेक्शन लोग जिम्मेदार थे। हमने किसी इदारे के बारे में कभी बात नहीं की, हमने हमेशा मुल्क की बात की है। आज भी हम इक़्तिदार की बात नहीं करते। हम ये कहते हैं कि जो इलेक्शन चोरी हुआ उससे मुल्क आज जहां पर है वहां पर पहुंचा है। मैं सिर्फ एक बात करूंगा जी कि जहां 2 मई 2018 को आप थे, आज क्या 3 साल बाद आप बेहतर हैं? हमारे मुल्क के हालात बेहतर हैं? अगर बेहतर हैं तो फिर मेरे दलील कोई नहीं है। अगर खराब हैं तो मेरा सवाल यह है कि खराब क्यों हुए? उस खराबी की बुनियादी वजह आइन से इनहराफ है। ठीक। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं जंग तो बिल्कुल थी नहीं, लेकिन जंग तो मैं उसे नहीं कहूंगा, लेकिन ताल्लुकात काफी खराब थे। कि आप खलीज थोड़ी सी कम, जिस तरह आप जुबैर साहब कह रहे हैं कि जी सुलह हो गई है, राब्ते बहाल हुए हैं और पीटीआई को सबसे बड़ा डर ही यही है और इसीलिए फिर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है कार्रवाइयां भी हुई हैं। देखिए, जुबैर साहब ने उसी पैराए में बात की जो आपने मुझसे सवाल किया जी। मैंने कहा जी कोई जंग ही नहीं थी। अब खबर ही रहेगी वो कह रहे जंग ही कोई नहीं थी। नहीं तो आप फिर कह रहे हैं बेहतर हुए। मैं यही कह रहा हूँ कि आप कहते हैं सुलह हो गई है। सुलह, हमारी सुलह की गुंजाइश नहीं है क्योंकि हमारा झगड़ा नहीं है। भाई साहब, जुबैर साहब का ये कहना कि ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और आपका ये कहना जर्नलिस्टिकली स्पीकिंग बड़ी सिग्निफिकेंस है। दोनों ताल्लुकात खराब कब थे? क्या खराबी थी? खराबी थी? अब जलसों में जो हुआ, जो चीजें हुई, जलसों में बात होती है, जलसे होते हैं, उनमें बात होती है, तकरीरों में बात होती है, सियासतदान हर रोज बात। अब वो वाली बातें नहीं दोहराई जाएंगी ना इधर से कुछ होगा ना उधर से। सीज फायर बातें दोहराने का मकसद नहीं होता। बातें अपना मौकफ रखने की बात होती है। हमने मौकफ रख दिया। हमने कहा कि इलेक्शन 2018 का चोरी हुआ है। आज मुल्क के जो हालात हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक उस इलेक्शन की चोरी से है। अब मुल्क के मसाइल का वाहिद हल हमारी नज़र में आइन के रास्ते पर चलने का है और वो रास्ता पाकिस्तान के अवाम को उनकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर है। उससे पहले कौमी हुकूमत बनाइए। कौमी हुकूमत कोई हल नहीं करेगी। कौमी हुकूमत के वक्त इलेक्शन कौन करवाए? इमरान खान ही करवा दे इलेक्शन। जो भी इलेक्शन कराए, जो भी तरीकाकार है इलेक्शन का। आज हुकूमत नहीं चल रही। आज हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया। महंगाई हद दर्जे से गुजर चुकी है, तरक्की खत्म हो गई है। आप क्या तवक्को करेंगे हुकूमत से? अब जरूरत है, मुल्क की जरूरत है। इमरान खान की शायद ना हो, किसी और की शायद ना हो, लेकिन मुल्क की जरूरत है, आपकी और मेरी जरूरत है कि मुल्क के अंदर एक इलेक्शन करवाए। अच्छा, अब्बास साहब, पीडीएम कहाँ गई? ईद के बाद हम ये करेंगे, वो ईद का आज 5वां दिन हो गया, काम पे वापस आ गए हैं, कोई खबर ही नहीं है। आज पहला वर्किंग डे, थोड़ा सा टाइम दे दें, आप बड़ी जल्दी में है। पीडीएम रास्ते का तयन कर चुकी है। पीडीएम ने जो करना था वो काम कर चुकी है। पीडीएम ने आज पाकिस्तान के अवाम के सामने जो अपनी दलील रखी थी कि मुल्क के मसाइल का हल आइन से इनहराफ की वजह है, वो आज हर शख्स कबूल करता है। और जब तक हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे आइन के, मुल्क आगे नहीं चलेगा। ये पीडीएम की कामयाबी। शहबाज शरीफ साहब और मौलाना साहब की कोई बातचीत हुई है टू डू विद पीपल्स पार्टी या आपस में कि जी बैठना है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब से आए मौलाना साहब से नहीं, पीडीएम के सदर से मुलाकात हुई है? नहीं, मौलाना साहब डेरा इस्माइल खान में हैं, बातचीत होती रहती है। और पीपल्स पार्टी को वापस लाना या ना लाना ये कोई एजेंडा का पॉइंट नहीं है पीडीएम के अंदर। अब यू हैव मूव्ड ऑन, अब बात खत्म। जी बिल्कुल, दे हैव मूव्ड ऑन, वी हैव मूव्ड ऑन। उनको मौलाना साहब ने एक मौका दिया हुआ है कि नजरसानी कर लें जो कुछ उन्होंने किया है और पीडीएम का एतमाद बहाल करें। ठीक। अच्छा भाई साहब, एक कंफ्यूजन जो नून लीग की टॉप टियर लीडरशिप नहीं, सेकंड टियर लीडरशिप और फिर जो कारकुनान वगैरह हैं जिनसे थोड़ा बहुत हमारा भी राब्ता होता रहता है, शहबाज शरीफ साहब जैसे ही आते हैं, शहबाज शरीफ साहब का एक अपना अंदाज़ सियासत है, मफामत पे वो बिलीव करते हैं और वो कभी मतलब इवन बिटवीन द लाइन भी ये नहीं कहेंगे कि जी इस्टेब्लिशमेंट का ये काम नहीं है, वो ही डजंट इवन गो देयर। मरियम नवाज का बड़ा एक क्लियर कट, जिस तरह कल वो जावेद लतीफ़ साहब के घर में गई और सबको पता है कि क्यों गई, बड़ा क्लियर मैसेज था जो जावेद लतीफ़ साहब जिस तरह से अंदर गए और पाबंदे सलासिल हैं वो, ये कहाँ पे जाके ये मामला थमेगा? क्योंकि वो बयानियाँ भी आपकी पार्टी के अंदर काफ़ी मकबूल है, शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, ये कहाँ पे पैचअप होता कुछ नज़र आ रहा है आपको?
मियां नवाज शरीफ के अलावा तो मुझे पुल नहीं, ब्रिज नहीं नजर आता यहाँ। देखिए, जमातें अपने बयानी की मकबूलियत पे नहीं चलती, जमातें अपने मौक़िफ़ और असूल पे चलती हैं। मुस्लिम लीग नून का असूल बड़ा वाज़ेह है कि हम किसी सौदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम चाहते हैं कि मुल्क आइन के मुताबिक चले, सारे इदारे अपने आइनी हदूद में रहें। हमारे माजी में अगर जाना है तो फिर उसकी वाहिद वजह, हमारे मुल्क के मसाइल की वाहिद वजह आइन से नहराफ है। अगर सजाएं देनी है फिर सबको सजाएं मिलनी चाहिए। और मेरा ज़ाती मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि माजी को करेदना छोड़ दें, एक ट्रूथ कमीशन बना दें, हकाइक अवाम के सामने रख दें। हकाइक इस मुल्क के बड़े तल्ख हैं और बदकिस्मती ये है कि उन हकाइक से सीखने के बजाय हम उन हकाइक को दोहराने के आदी हो चुके हैं। वैसे भाई साहब, जंग खत्म हो गई है तो अब तो मामलात बेहतर हो जाएंगे। जंग भाई हमने ना कभी जंग की है ना जंग की गुंजाइश है। ठीक, इस मुल्क में मौजूदा जो हालात है वाकई जंग की गुंजाइश नहीं रहेगी, चाहे आप और उनके दरमियान हो, आप और इमरान खान के दरमियान हो, आप और पीपल्स पार्टी के दरमियान हो। रिकन्सिलिएशन से शहबाज शरीफ साहब को आगे करें, आगे चलना चाहिए मुल्क को चलाने। रिकन्सिलिएशन किस बात पे? झगड़ा क्या है? मुल्क के जो बड़े बड़े मसाइल हैं वो हल के बड़े मसाइल पे कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आप बिल्कुल बैठे मसाइल को हल करें, इसलिए तो कोई दो राय नहीं है। हम आज वाहिद बड़ी जमात है इक़्तिदार में नहीं है, बाकी सब कहीं ना कहीं इक़्तिदार का हिस्सा है। हम और JUI भी बलूचिस्तान में शायद इक़्तिदार का हिस्सा है। बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ, वो वहां पे नहीं है बलूचिस्तान में, लेकिन वो भी इक़्तिदार का इस वक्त हिस्सा नहीं है। लेकिन अब भाई साहब जाते जाते ये बताएं ना कि देखें, इमरान खान साहब खुद से तो नहीं जाएंगे, अगर पीछे से जिस तरह जुबैर साहब कह रहे हैं और बातों से झलक रहा है कि कुछ रिलेशंस बेहतर हुए हैं, तो इसका मतलब ये कि अगर इमरान खान परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको वो वाली सपोर्ट अब नहीं रही जो पहले हासिल थी। इज दिस, डू यू सी दिस एज यू नो पॉजिटिविटी थोड़ी सी इसमें देखें, कुछ नजर आ रही है? वो मामला इमरान खान साहब को या उनके लाने वालों के दरमियान हो सकता है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, हम तो मुल्क की बात कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में जो कुछ हुआ 2018 में, उसने क्या मुल्क को बेहतरी दी है, बुराई दी है? क्या उसने मुल्क को जवाल दिया है या तरक्की दी है? और इसका जवाब अब तक आपको नहीं मिला? जी, जवाब अब तक आपको नहीं मिला? जवाब तो मिल चुका है। जवाब महंगाई की सूरत में मिला है, मुल्क में हर इदारे की तबाही की सूरत में मिला है, मुल्क के जवाल की सूरत में मिला है। और क्या जवाब आपको चाहिए? जो 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 जिन लोगों को ब्लेम किया गया उन्होंने कराया, उनसे जवाब नहीं मिला? ब्लेम, जवाब की जरूरत नहीं है। लोग आते जाते रहते हैं, ये आपको तारीख बताती है। ये आने जाने वाले लोगों की कोई हैसियत नहीं है। यकीन करें, जो आज के बादशाह होते हैं वो कल उनका नाम भी नहीं होता। ठीक, शायद खकाना भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद गजा की बात करेंगे, फ़लस्तीन की बात करेंगे। यहाँ पर इस्लामाबाद में फ़लस्तीन एम्बेसी के डिप्टी हेड ऑफ मिशन हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। उनका अपना ताल्लुक भी गजा से है और वहाँ की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, तफसीली गुफ्तगू हम करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गजा पर इसराइली दहशतगर्दी का दूसरा हफ्ता जारी है और अब तक जो अब तक हमले हुए हैं उनमें 58 बच्चों और 34 खवातीन समेत 200 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। इतनी खूनरेजी के बाद भी इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार है और वो फ़लस्तीनियों पर हमले जारी रखने पर ही बज़िद है और इस तमाम सूरत हाल में दुनिया तमाशाई जो है वो का किरदार अदा कर रही है। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत की मजम्मत करते हुए इज़हार यकजहती की मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई। शाह महमूद कुरैशी ने ईवान को बताया कि 4 ममालिक बशमूल पाकिस्तान, तुर्की, सूडान, फ़लस्तीन के जो वज़राए ख़ारजा हैं वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में इसराइली जारियत का मामला जो है वो 20 मई को उठाया जाएगा। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ OIC का इजलास हुआ जिसमें इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए उनको फौरी तौर पर बंद करने की करारदाद मंजूर की गई। लेकिन क्या मजम्मती करारदादों से ज़्यादा
OIC कुछ भी नहीं कर सकती? कतर इसराइल से जो है वो अपना सफ़ीर वापस बुला चुका है। क्या बाकी मुस्लिम ममालिक भी ऐसा करके इसराइल पर प्रेशर डाल सकते हैं? गजा और फ़लस्तीन पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नादिर अल तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी हेड ऑफ द मिशन है फ़लस्तीन एम्बेसी इस्लामाबाद में। नादिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। What's the situation in Gaza right now? But before we go to Gaza, what happened in Al-Quds? We would like to hear from you. Okay. Assalamu alaikum. First, thanks a lot for giving me the honor to be your guest today. Actually, for speaking of Gaza, as you said, we need to speak first about Al-Aqsa. It is a real story start from there. That the Israelis are not allowed Palestinians to be going for Salah, for praying in Aqsa Masjid during Ramadan. Not allowed everyone. It was very limited numbers. Okay. And later on they make other problem that they try to transfer Palestinian people from their own homes, which is homes for getting from their fathers, grandfathers, in the Sheikh Jarrah area. For so-called Jewish settlements. Yes. Yeah. And they would like to replace them with Zionism settlers. Okay. And after transfer the Palestinian people from their own house. This is the real story. After that, what happened? The Israelis feel that all the world is watching what's happening in Masjid Aqsa, what's happening in Sheikh Jarrah, and they were suffering from what happened from that. So according to that, the Israelis attacked Gaza to turn the eyes from what happened in Al-Quds. So attack on Gaza was unprovoked. Yes, it is just to do what they like to do without anyone watching from the world. They do that from Gaza. So what's the actual situation on the ground in Gaza right now? We are seeing babies dying on the streets and building collapsing, especially what's happening to the media. And actually, I'm in daily contact with friends, relatives in Gaza. Situation there is like a nightmare. All the night there are bombing everywhere, destroying houses, destroying buildings, towers, especially media offices. Okay, and at least there is 12 families was killed during the last 3 days in Gaza. Completely, all the family, father, mother, children, and right now this about a total of that family is about 12. Number of the people there, it is about 48 persons died in just in 3 days under their destroyed houses. They attacked the houses without giving any sign. Was sleeping, staying at their home. All of them was died. So when the Israeli media and state of Israel says that they're only targeting Hamas and militant group of Hamas, that's a lie. It is actually a lies, and it is we have a word in Arabic that who is this try to do like Nazi actually. This the change. It is doing like Nazi. Lie and lie and lie until you believe your lies, then the world will believe your lies. This is actually what Zionism and Israelis are doing. They are keep lying that they are attack Hamas, attack Jihad Islami, attack Shuhada al-Aqsa, groups in Gaza, but actually they are attack only civilians. And civilians building, they are destroyed even the streets, empty streets. This destroys the infrastructure of Gaza. Destroy the electricity network, attack homes, schools. So this is civilians. Horrible situation. So the support you have received from within Pakistan, from the government, from opposition parties and the people of Pakistan, they have very deep association, you must know, with the cause of Palestine. Are you happy and satisfied, or do you think the government of Pakistan can do more? Actually, we appreciate what the Pakistani leadership, government, Minister of Foreign Affairs, Pakistani people, brothers and sisters, for very great and strong support for Palestine all the time, not just in this time. They are supporting us in peace and in war.
They are supporting us when we are bleeding and we are suffering, and even when we are feeling better. All the time, Pakistan stand up with us, never give up, never leave us alone, always support us, even in international organization and United Nations. We appreciate everything they have done, and we ask you to keep going on with this level of supporting. Right. And let's talk about OIC and Arab League. There is an opinion that they don't go beyond just the rhetoric statement condemning Israel, and they haven't done anything much about it. How do you Palestinian perceive this? Do you think OIC and Arab League can do a bit more than just rhetorics and statements? You know, we need more lobbying, actually, from the Arabs and Muslim states in the United Nations and against Israelis. More lobbying with all their friends and strong diplomacy to support Palestinians' effort and the Palestinian question and stop the Israelis' criminal action daily against the Palestinians. And this is not easy duty. It's need long and strong work, not start today, it starts since long time. They are doing what they are, we appreciate what they are doing good, but we're asking for more lobbying to make Israel in the corner, feel that it is just only apartheid system, all the world don't like to deal with it. This is what need hard and long term of working between all Muslim Ummah countries. Right. So, Mr. Nadir Al-Turki, you're asking Muslim countries to support you, more lobbying in the United Nations and all the other UN bodies and human rights organization. But at the time when there is a big talk, 3-4 Muslim countries have already recently formed, diplomatic relations with Israel, and Pakistan was under immense pressure as well. How do you see that? I mean, forming diplomatic relation with Israel at the time when Palestinian needs more help. Actually, we was hope so they are not doing that, because according to it was a plan, Arabs' plan for peace in Middle East, and after that it's become a Muslim Ummah plan. According to OIC, take it as a Muslim plan for peace. It is speak that taking steps, very clear steps. First, stop occupation of West Bank and Gaza Strip, establishing Palestine state on Gaza Strip and West Bank and Gaza Strip, and Beit al-Muqaddas going to be, our Quds city going to be the capital of that state, and find a solution for the right of return of refugees, which was become Palestinian refugees, which become refugees in 1948. After that, then all the Muslim countries going to normalize their relationship with Israel. Actually, what happened later on, completely different. That they normalize the relation and requesting Israelis to do what they need to do. This is different in opinion about this. They already changed their mind about their own plans. Best wishes for Palestine. Thank you very much for joining us. Thank you very much again with all Pakistani people, Pakistani leadership, Pakistan government for very strong support. And hand by hand, inshallah, Palestine will be free. And soon, inshallah, we'll pray together in Aqsa Masjid, in free Palestine, in free Al-Quds. Thank you so much for joining us. Nazim, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। जाते जाते कुछ बात खैबर पख्तूनख्वा की मारूफ सियासी शख्सियत और अवामी नेशनल पार्टी की बानी रहनुमाओं में से एक अब्दुल वली खान की अहलिया बेगम नसीम अली खान की, जो गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गई थी। नसीम अली खान ने रिवायती पुख्तून माशरे में नई सियासी रिवायत का आगाज़ किया, और ऐसी जगह पर किया जहाँ ख़वातीन का उस वक्त घरों से निकलना भी तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। ऐसे में बेगम नसीम अली खान ने पाकिस्तानी सियासी तारीख़ में अपना मुकाम बनाया
और वली खान की गिरफ्तारी और उनके दुनिया से चले जाने के बाद एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर सामने आई और उभरी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वो पहली खातून थी जो 1977 के आम इंतखाबात में बराह रास्त असम्बली की रुकन मुंतखब हुई और उसके बाद से उन्होंने कौमी सियासत में जो किरदार अदा किया, खुसूसन जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानियाँ हैं, वो पाकिस्तान की जमहूरी दुनिया में याद रखी जाएंगी। आज के प्रोग्राम पर नाज़रीन आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।